कोई फायदा? अरे टूल ला करके दीजिए ना, काहे ना लाके दे रहे हैं? चलिए शांत रहिए। और सब बढ़िया है? मजा में है ना? हाँ मजा में रहिए, पढ़िए लिखिए खूब। ठंडा बढ़ रहा है, कम्बल के अंदर से निकलने का मन नहीं होगा, समझे? अभी नहीं आया? नहीं आया? पता नहीं, हमको तो पता नहीं चलता है। तो पढ़िए लिखिए मजा में, खूब पढ़िए। पढ़ा रहे हैं हम आपको पाषाण युग, मेरे ख्याल से क्या पाषाण युग न पढ़ा रहे हैं? फिलहाल जो क्लास ऑनलाइन चल रहा है और इस वीक भर ऑनलाइन चलेगा, और इस वीक में शुक्रवार से, आज सोमवार है ना, इस वीक में शुक्रवार से क्लास ऑफलाइन भी हो जाएगा। शुक्रवार से क्लास ऑफलाइन कर देंगे, शुक्रवार से सोचे हैं ऑफलाइन कर देंगे। फिलहाल क्लास सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन कुछ लोग आकर के बैठ जाते हैं तो उनको बैठने हम दे देते हैं, समझ गए? लेकिन क्लास फिलहाल जो है हाँ वही सोमवार से, अगले सोमवार से क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ होगा। फिलहाल सिर्फ ऑनलाइन है, 2 4 5 10 को लड़का बैठा हुआ है आगे में। चलिए, अब जो आ गया उसको तो भगाया नहीं जा सकता। पाषाण बैठिए ना, 2 4 5 10 में आप लोग को दिक्कतें होता है बैठने में। क्या करें, आप लोग के लिए बड़का बड़का प्लॉट खरीद ले हम, 1 कट्ठा जमीन में बैठेगी सब, समझे? पढ़ा रहे हैं क्या हम आपको? पाषाण युग। पाषाण युग देखिए, वीडियो चल रहा है ना जी? हाँ, स्टोन एज। स्टोन एज, स्टोन एज में जो है हम आपको कहां तक बताएं, थोड़ा पूरा जैसे लिखा है वैसे ही लिखे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे समझिएगा। जो पाषाण युग है, पाषाण युग को हम 3 भाग में बांटे थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल 3 भाग में हम आपको बांटे थे। पूरा पाषाणकालीन कुछ प्रमुख स्थल है: सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। मध्य पाषाणकालीन स्थल है महदहा, दमदमा, सरायनहर, आदमगढ़, बागौर इत्यादि। फिर नव पाषाणकालीन स्थल है बुर्जहोम, गुपकराल, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, संगनकल्लू, पिकलीहल, चिरांद इत्यादि। ये सब जो है आपको नव पाषाणकालीन बस्ती है। अब नव पाषाणकालीन बस्ती में बुर्जहोम के विषय में हम आपको बताए थे, मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण। फिर जो है आपको
बुर्जहोम और गुप्तकाल से गर्ताबास और मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। फिर आपको ये बात बताए थे, चिरान से हड्डी के औजार मिले हैं, चिरान से हड्डी के उपकरण या हड्डी के औजार मिले हैं। फिर मेहरगढ़ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन आधुनिक अनुसंधान बताता है कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लोहड़ा देव से मिला है। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब बात जो है हम आपको बताए हुए थे। अब नवपाषाणिक बस्ती में पिकली हॉल और संगन कल्लू के विषय में हम आपको बताए हुए थे। नवपाषाणिक बस्ती में जो पिकली हॉल और संगन कल्लू है, पिकली हॉल और संगन कल्लू है। एक तो ये दोनों कर्नाटक में है। राख समझते हैं, राख। शंख समझते हैं, शंख। देखिए राख क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि किसी भी चीज को हम जलाते हैं, जैसे कि कोयला को जलाते हैं। फिर जो है गोईठा समझते हैं, गोईठा यानी गांव घर में जो है, जो आपको गाय भैंस होता है उसका जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, समझ गए, उसको गोबर कहते हैं। और गोबर को जो है गांव घर की महिलाएं पानी देकर के हाथ से मिलाती है या पैर से मिलाती है, फिर उसको जो है दीवार पर चिपकाती है, फिर वो सूखता है, तो उसी को गोईठा कहा जाता है, समझ गए, हम लोग के तरफ। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज कहा जाएगा। तो जब आप उसको जलाते हैं, उसको जलाने के बाद आग होती है, उस पे खाना लोग बनाते हैं, तो उसका जो अवशेष होता है, उस अवशेष को ही हम लोग राख कहते हैं। तो पाषाणकालीन स्थलों में संगन कल्लू से राख के ढेर मिले हैं, राख। संगन कल्लू से जो है राख के ढेर मिले हैं, राख के ढेर मिले हैं। फिर नवपाषाणिक बस्ती पिकली हॉल जो कि कर्नाटक में है, यहां से जो है आपको शंख के प्रमाण मिले हैं, शंख का ढेर मिला है। शंख के प्रमाण या शंख के ढेर जो है आपको पिकली हॉल से मिला है। नवपाषाणिक स्थलों में ही एक आपको मेहरगढ़ है, नवपाषाणिक स्थलों में ही जो है एक आपको मेहरगढ़ है, जिसके विषय में हम आपको बताए भी हैं। जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ एक ऐसे नवपाषाणिक बस्ती है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ एक ऐसा नवपाषाणिक बस्ती है जहां पाषाण संस्कृति के अवशेष से लेकर जो है आपको हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मतलब जो मेहरगढ़ नामक स्थल है, यहां पर पाषाण संस्कृति के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं और हड़प्पा संस्कृति के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। मतलब जो मेहरगढ़ है यह पाषाणकालीन स्थल के श्रेणी में भी आएगा और यह जो है हड़प्पा संस्कृति स्थल के श्रेणी में भी आएगा। मतलब दोनों प्रकार के स्थलों की श्रेणी में जो है आपको मेहरगढ़ आएगा। और हम आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आए हैं कि जो पाषाण काल है,
पाषाण काल के विषय में जानकारी हमें पत्थर, पाषाण के बने जो औजार हैं, पत्थर यानी पाषाण के बने जो औजार हैं, पाषाणिक स्थलों के उत्खनन से, पाषाणिक स्थलों के उत्खनन से जो पत्थर के बने औजार मिले हैं, उसी से हमें पाषाण काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और पाषाणकालीन स्थलों की जो खुदाई प्रारंभ हुई है और जो खुदाई की जाती है वह पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत के भीतर एक संगठन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, यह विभाग भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह विभाग जो है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। और इसी विभाग के द्वारा पाषाणकालीन स्थलों की खुदाई की गई है, इसी विभाग के द्वारा पाषाणकालीन स्थलों की जो है खुदाई की गई है। और भारतीय पाषाणकालीन स्थलों की खुदाई ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश शासन, जब भारत के भीतर ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था, जब भारत के भीतर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो अंग्रेजी शासन के दौरान ही, अंग्रेजी शासन के दौरान ही जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई और इस विभाग के द्वारा पाषाणकालीन स्थलों की खुदाई की जानी प्रारंभ हुई। और जिस व्यक्ति के नेतृत्व में सर्वप्रथम पाषाणकालीन स्थलों की खुदाई होनी प्रारंभ हुई थी, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। जिस वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक, क्योंकि उन्हीं के दिशा निर्देशन में पहली बार पाषाणकालीन स्थलों की खुदाई होनी प्रारंभ हुई थी, पहली बार पाषाणकालीन स्थलों की खुदाई होनी प्रारंभ हुई थी। जिस वजह से, और अलेक्जेंडर कनिंघम ये जो है ब्रिटेन का था, अलेक्जेंडर कनिंघम को हम देखें तो ये ब्रिटेन का था, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, इसको याद रखना है। और साथ ही साथ एक बात और भी कि जो नवपाषाण काल है, इसी समय जो है पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिया का आविष्कार जो है इसी समय हुआ था। नवपाषाण काल के दौरान ही जो है आपको पहिया का भी आविष्कार हुआ था। तो ये तमाम प्रकार का चीज जो है आप याद रखिएगा, इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है कुछ पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। नवपाषाण काल लिखा रहे थे ना, नवपाषाण काल में ही कुछ पॉइंट लिखिएगा, नवपाषाण काल में कुछ पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा तो, और कॉपी अच्छे से बनाइए। देखिए इस चैप्टर के बाद थोड़ा सा जो है ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति बताएंगे, और ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हड़प्पा संस्कृति बताएंगे, हड़प्पा संस्कृति से बहुत कुछ है, वहां से आपको नोट मिलेगा। तो फिलहाल अभी से हमको लगता है 20-25 पॉइंट और आपको लिखना है, उसके बाद आपको लिखना नहीं पड़ेगा, फिर आपको नोट मिल जाएगा। आप अपना नोट देखते रहिएगा और लेक्चर ध्यान से सुनते रहिएगा। और तो कहीं कहीं जो है थोड़ा बहुत हम आपको लिखाएंगे, लेकिन आपके पास एक कॉपी निश्चित तौर पर होनी चाहिए, पूरे इतिहास का एक कॉपी, पूरे भूगोल का एक कॉपी, और पूरे जो है पूरे पॉलिटी का एक कॉपी जो है रखिएगा, क्योंकि क्लास में हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाते हैं, समझ गए। तो नीचे से लिखिए तो अब आप जल्दी से। नवपाषाण काल में ही लिखना है, नवपाषाण काल जो कि आप हेडिंग मारे हुए हैं। मेहरगढ़, 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 मेहरगढ़ स्थल का नाम है, जगह का नाम है, समझ गए, स्थान का नाम है। मेहरगढ़, मेहरगढ़
एक ऐसा मेहरगढ़, एक ऐसा, कल टेस्ट देने आए थे जी, यही टेस्ट देने आए थे आप? ओ चलिए, वही परसों। मेहरगढ़ एक ऐसा नवपाषाणकालीन स्थल है। मेहरगढ़ एक ऐसा नवपाषाणकालीन स्थल है जहां पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक के, जहां पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष, जहां पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष देखने को मिलते हैं, अवशेष देखने को मिलते हैं। फुल स्टॉप। अवशेष देखने को मिलते हैं, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, और ये बात तो नोट डाउन करवा दिए हैं, संगन कल्लू पिकली हल कर्नाटक में है। ये तो अलग से नोट डाउन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखा देते हैं राख का ढेर फलना जगह से मिला है, संग का ढेर फलना जगह से मिला है। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा। पाषाणकालीन स्थलों में राख के ढेर, पाषाणकालीन स्थलों में राख के ढेर, पाषाणकालीन स्थलों में राख के ढेर, राख के ढेर के प्रमाण, राख के ढेर के प्रमाण संगन कल्लू, राख के ढेर के प्रमाण संगन कल्लू से, संगन कल्लू से मिले हैं, संगन कल्लू से मिले हैं। तो वहीं शंख के ढेर के प्रमाण, तो वहीं शंख के ढेर के प्रमाण, तो वहीं शंख के ढेर के प्रमाण, शंख के ढेर के प्रमाण पिकली हल से, पिकली हल, शंख के ढेर के प्रमाण पिकली हल से, शंख के ढेर के प्रमाण पिकली हल से मिले हैं। शंख के ढेर के प्रमाण पिकली हल से मिले हैं, शंख के ढेर के प्रमाण पिकली हल से मिले हैं, शंख के ढेर के प्रमाण पिकली हल से मिले हैं, पिकली हल से मिले हैं, पिकली हल से मिले हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। पहिए का आविष्कार, अगला पॉइंट लिखिएगा। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है, नवपाषाण काल में हुआ है। चलिए अब एक बात समझिएगा, यहां पे समझिएगा, फिर आगे बताएंगे। देखिए आप लोग को तो बहुत कम पढ़ाए हैं अभी, लेकिन एक बात आप जानिए
जो अपना देश भारत है, पूरे इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो कई दफा उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत के संदर्भ में, दक्षिण भारत के संदर्भ में, उत्तर भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, ऐसे करके इतिहास को हमें पढ़ना है। तो भारत के मध्य से होकर एक विंध्याचल पर्वत गुजरती है। विंध्याचल पर्वत गुजरात से लेकर इधर बिहार तक फैली हुई है। और जो विंध्याचल पर्वत है यह भारत को दो भाग में बांटती है। ऊपर जाइएगा उत्तर भारत होता है और नीचे आइएगा तो दक्षिण भारत होता है। नीचे आइएगा तो क्या होता है? दक्षिण भारत। ठीक है, नीचे आइएगा दक्षिण भारत होता है। जैसे विंध्याचल पर्वत भारत को दो भाग में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उसी प्रकार से जो है भारत के मध्य से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भी भारत को दो भाग में बांटती है। इससे ऊपर जाइएगा उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत। नीचे आइएगा दक्षिण भारत। आपको जब पाषाण युग की समाप्ति हुई, जब पाषाण युग की समाप्ति हुई, तो पाषाण युग की समाप्ति होने के बाद उत्तर भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ, चलिए यहां पर हम रोकते हैं। एक बात यहां पर समझिएगा, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, काहे कि इस सब शब्द का प्रयोग जो है बार बार होगा। तो एक शब्द है सभ्यता, सभ्यता, और एक है संस्कृति। एक शब्द है सभ्यता और एक शब्द है आपको संस्कृति। क्या है इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि दोनों एक दूसरे का पूरक है। दोनों एक दूसरे का पूरक है, या दूसरे शब्दों में कहे तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। ये तो बाद की बात है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति है क्या? ऐसे इसको परिभाषित किताबी भाषा में करेंगे तो आप नहीं समझिएगा, लेकिन एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे तो आप आराम से समझ जाइएगा। देखिए, किसी भी वस्तु की खोज होना, किसी भी वस्तु की खोज होना सभ्यता कहलाता है। किसी भी वस्तु की खोज होना सभ्यता कहलाता है। वस्तु की खोज, वस्तु की खोज होना सभ्यता कहलाता है। और वस्तु को उपयोग में लाने की कला जान जाना, वस्तु को उपयोग में लाने से अवगत हो जाना, से अवगत हो जाना संस्कृति कहलाता है। मतलब जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल, हाँ फोन आते रहता है, ये सुबह से लेकर शाम तक फोन आते रहता है। मोबाइल है, तो मोबाइल जो है, मोबाइल का अगर विकास हो गया, मोबाइल बन गया, मतलब सभ्यता का विकास हो गया। और मोबाइल का क्या काम है? बतियाना मोबाइल का काम है, मैसेज भेजना मोबाइल का काम है, और जो भी मोबाइल का काम है, समझिए जो भी मोबाइल का काम है, अगर आप ये बात जान गए कि ई मोबाइल से जो है हम फलना को फोन करके बात कर सकते हैं, ई मोबाइल से हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, चीट चैट कर सकते हैं, समझ गए? यानी चीट चैट मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, टेलीग्राम पे मैसेज भेजना, और उसके बाद जो है ई मोबाइल से जो है और क्या क्या कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, अपना वीडियो को डाल सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, मुंह बना बना करके अपना, समझ गए? हर मुंह बना बना करके कौन फोटो खींचती है? लड़की एक बार ऐसे करेगी, एक बार ऐसे, समझ गए? तो मतलब मोबाइल का खोज हो जाना, सभ्यता का विकास
हो जाना। मोबाइल का खोज हो गया मतलब सभ्यता का विकास। मोबाइल उपयोग में लाने की कला हम जान गए तो संस्कृति का विकास हो गया। एक बात बताइए, अगर ये मोबाइल का खोज हो गया, ये हमारे काम में ही नहीं है, इसको चलाने के लिए नहीं आता है, तो क्या संस्कृति का विकास हुआ माना जाएगा? नहीं। और अधूरा रह न जाएगा जी, अधूरा न रह जाएगा। तो इसलिए दोनों एक दूसरे का पूरक है। मोबाइल का खोज होना भी जरूरी है और मोबाइल का क्या काम है वो जानना भी जरूरी है। तो आशा करते हैं आप समझे होंगे सभ्यता संस्कृति इस एग्जाम्पल के तौर। किताबी भाषा में बोलते तो आप नहीं समझते, समझ गए। अब मोबाइल की बात आई है तो यहां पर एक बात बता देते हैं। पिछले कई दिनों से जो है लगभग 15 दिन का बहुत सारा चिट्ठा जो है, ठीक है, जैसे कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, किन्हीं के पिताजी मजदूर हैं, कोई पेपर बेचता है, कोई किसी की लाइब्रेरी में काम करता है, उस प्रकार के जो छात्र होते हैं वो हमसे मिलते हैं तो हम कहते हैं कि हम आपको फ्री में पढ़ा देंगे, लेकिन उसके लिए हम एक एप्लीकेशन लेते हैं, उनका गार्जियन का नंबर लेते हैं, उनका नंबर लेते हैं, या फिर बहुत सारा चीज लेते हैं। जिनको भी जो प्रॉब्लम है आप लिख करके दीजिए, हम सॉल्व करेंगे। रविवार को थोड़ा सा फ्री रहते हैं तो रविवार को उसका प्रॉब्लम हम देखते हैं, हम खुद से देखते हैं उसका प्रॉब्लम। तो कल जो है लगभग 3 से 5 के बीच में लगभग 25-30 था, डॉक्यूमेंट था, एप्लीकेशन था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। तो जिसका समझ में आ रहा था प्रॉब्लम उसको तो सॉल्व कर दे रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसका प्रॉब्लम क्या है। तब उनके नंबर पे फोन लगाए, लगभग 4 से 5 लड़का से बात किए और 3 लड़की से बात किए। 5 लड़का और 3 लड़की से बात किए। 8 लोग का प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आया था, जो भी था। तो लड़का को फोन लगाए तो लड़का का फोन बिजी नहीं था, ठीक है। या तो लड़का फोन रिसीव किया या नहीं रिसीव किया, लेकिन बिजी किसी का नहीं था। 3 लड़की को फोन किए, तीनों लड़की का फोन बिजी, वेटिंग में, ठीक है। हम अपने नंबर से, हम स्वयं से फोन किए थे, समझ गए। तो तीनों नंबर बिजी, ठीक है, तीनों लड़की का नंबर बिजी, जिसमें 2 के मोबाइल में हो सकता है कि मेरा नंबर सेव हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है फटाफट दोनों नंबर बंद कर ली, ठीक है। हाँ, दोनों दूसरा बार कॉल लगाए तो यानी पहला बार कॉल लगाए तो वेटिंग, और दूसरा बार में कॉल नहीं लगा मतलब मोबाइल बंद हो गया, ठीक है। तीसरा बार एक लड़की का कहानी देखिए, बताते हैं। वो लड़की का जो है एक तो मोबाइल वेटिंग आया तो स्वाभाविक सी बात है वो कहीं बात कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, भले अपने माँ बाप से, अपने भाई से या किसी और से, किसी से भी, जिससे भी हो, ठीक है, बात कर रही थी। इसके बाद जो है फिर दोबारा थोड़ा देर के बाद दोबारा कॉल लगाए तो कॉल लगा, वो फोन रिसीव नहीं की। फिर तिबारा कॉल लगाए, तिबारा में वो रिसीव की, ठीक है, तिबारा में रिसीव की और मुंह बना करके, मतलब ऐसे करके बोल रही थी कि मतलब हम सोए हुए हैं, ठीक है, हम सोए हुए हैं, यानी इस प्रकार से मतलब 2 मिनट पहले कॉल बिजी था और हमसे मुंह बना करके ऐसे बात कर रही थी कि जो है सोए हुए हैं, समझ गए। मतलब यहां से हमको ऐसा समझ में आया, लड़का लोग जो मेरे पास पढ़ने आता वो ठीक है, वो फालतू चक्कर में नहीं है, बेहतर है वो। लेकिन लड़की लोग जो है सामान्य तौर पर जो है, हमारी भी बहुत सारी बहन गांव घर से निकल करके जो है बाहर में पढ़ रही है, कोई कोटा में, कोई दिल्ली में, कोई पटना में। तो हम अपनी बहन को भी लेकर के भी बात कर रहे हैं। जब लड़की घर से बाहर निकलती है ना, एक तो गांव में, समाज में लड़की के ऊपर भाई का प्रेशर, पिताजी का प्रेशर, समाज का प्रेशर, सब चीज का प्रेशर। तो लड़की जब घर से बाहर निकलती है ना, लड़का तो पहले ये से खुला रहता है, समझ गए, लड़का के ऊपर कोई प्रेशर थोड़े है, नहीं, जो करना है अपना कीजिए। तो लड़की लोग जब पटना, दिल्ली, बॉम्बे जाती है ना, तो उसको लगता है कि हम स्विट्जरलैंड में आ गए, एकदम आजाद पंछी के तरह जो है हवा में तैरने लगती है। और कुछ दिन के बाद उसका वो हस्र होता है कि उसको स्वयं से नफरत हो जाता है। हमारे जान पहचान में हमारी बहुत सारी छात्रा है, 2017 से पढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है।
हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं को पढ़ाए हैं। तो बहुत सारी लड़की है, शुरुआती दौर में घर से आई, एकदम लगा उसको हम क्या से क्या हो गए, ठीक है, हर लड़का के चक्कर में पड़ी। कुछ दिन के बाद जो है लड़का छोड़ दी, लड़का को उससे बेहतर लड़की मिल गया, तब आत्महत्या करने के विषय में सोच रही थी। हम अपने लाइव में हम आपको बता देते 15 से 20 लड़का को आत्महत्या करने से बचाए हैं, और 4-5 गो लड़कियों है जिसको आत्महत्या करने से बचाए हैं। और यही लव अफेयर, समझ गए, खाली फालतू चीज, इस सब चीज में, इस सब चक्कर में जो है जान देने के लिए लड़का लड़की तैयार हो जाता है। लेकिन क्लास में हम समझाते हैं अगर आत्महत्या ही करना है ना, आप लोग को भी बोल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग को बोल रहे हैं, अगर आत्महत्या करने का मन होगा ना तो एक बार हमसे बात कर लीजिएगा आत्महत्या करने से पहले। हम सपोर्ट करते हैं आत्महत्या करने का, हम सहयोग करेंगे। अगर आप आत्महत्या कीजिएगा तो आप कहिएगा हम फांसी पे चढ़वा देंगे आपको, समझ, हम ले जाकर के जो है गांधी सेतु से 46 नंबर पुला से ढकेल देंगे, समझ गए, एकदम पानी में जो है मर जाइएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा मन में कभी भी आएगा ना तो एक बार हमसे बात कर लीजिएगा, उसके बाद कर लीजिएगा, उसके बाद तो हम आपको साथ दे देंगे। भाई महाराज पाप कौन चीज का। यहां की लड़की जो हमसे पढ़ रही है, सबका सब चीज मेरे पास है, मतलब सबका फोन नंबर मेरे पास है, कब किसके मोबाइल पे फोन जाएगा कहना मुश्किल है, समझ गए। ऐसे तो हम कहीं जाते नहीं है, कहीं घूमते फिरते नहीं है, लेकिन अगर मैं भी हम कभी बाहर निकले और कोई नजर आ गई तो फिर समझ जाइएगा क्या होगा आप लोग का। चलिए अब आइए यहां पे, मतलब ये खुशी मिला कि नहीं लड़का ठीक। चलिए सुनिए अब, चलिए सुनिए, अब हल्ला नहीं, अब हल्ला नहीं, अब आइए बोर्ड पे, आइए बोर्ड पे, बोर्ड देखिए। जब आपको पाषाण युग का अंत हुआ, पाषाण युग का अंत हुआ, तो पाषाण युग के अंत होने के बाद उत्तर भारत में, पाषाण युग के अंत होने के बाद उत्तर भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, उसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझिएगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या हुआ जी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी बैठिए ना बकलोल। सुनिए, पाषाण युग के अंत होने के बाद उत्तर भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे हम लोग हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। क्योंकि जब आप हड़प्पा संस्कृति का कालखंड देखेंगे ना तो अलग अलग विद्वान हड़प्पा संस्कृति का कालखंड जो है अलग अलग बताया है। जैसे कुछ विद्वान बताए हैं 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, तो ये सब देखने को मिलता है। तो आपको हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति का चौहद्दी आपको पढ़ना होता है। जब भी आप भारत का भूगोल पढ़िएगा तो भारत का चौहद्दी पढ़िएगा, हड़प्पा संस्कृति पढ़िएगा तो हड़प्पा संस्कृति का चौहद्दी आपको पढ़ना होगा। तो हड़प्पा संस्कृति का जो चौहद्दी है, उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, और पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो ये हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी था। तो ये तो मुख्य तौर पर भारत के उत्तरीय भाग में न माना जाएगा हो, बताइए, मांदा कश्मीर में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, फिर जो है यहां पर महाराष्ट्र में दायमाबाद है। एक दायमाबाद ही ना जो है आपको दक्षिण भारत में पड़ता है, बाद बाकी सब तो उत्तरी भारत में न पड़ता है, उत्तर भारत में पड़ता है। तो पाषाण संस्कृति के अंत होने के बाद उत्तर भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसको हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, और वही
दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे महापाषाण संस्कृति कहते हैं। उसे महापाषाण संस्कृति कहते हैं। महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति कहते हैं। तो पाषाण युग के अंत होने के बाद उत्तर भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे हड़प्पा संस्कृति, और दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति कहते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे। पाषाण संस्कृति का अंत, पाषाण संस्कृति का अंत 3000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व, हाँ या ना? है पाषाण युग है ना वो, मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व, मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को पाषाण संस्कृति कहते हैं ना। कितना बार, 2-3 बार तो क्लास के दौरान बोल दिए हैं हम आपको, लिखाए हैं, याद करवाए हैं, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर पाषाण युग और हड़प्पा संस्कृति। एक बात यहां पर, एक बात और बताते हैं, फिर कड़ी को जोड़ेंगे, दोनों कड़ी को जोड़ेंगे। हड़प्पा संस्कृति में कांसा धातु का व्यापक स्तर पर प्रयोग देखने को मिला है। कांसा धातु का हड़प्पा संस्कृति में व्यापक स्तर पर कांसा धातु का प्रचलन देखने को मिला है। जो कांसा धातु है, कांसा धातु का निर्माण तांबा और टीन के मिश्रण से, तांबा और टीन के मिश्रण से जो है कांसा धातु का निर्माण होता है। तो मतलब कांसा धातु का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलता है। तो यह चीज हमें क्या बताता है? कहीं ना कहीं हड़प्पा संस्कृति से पहले तांबा का प्रयोग हो चुका था, टीन का प्रयोग हो चुका था, या तांबा और टीन की खोज हो चुकी थी। तांबा और टीन, क्या लिख रहे हैं बकलोल भी? सब चीज लिखाएंगे, काहे एडवांस बनते हैं, समझ गए? ध्यान से सुनिए बकलोल। चलिए, ऐसी मान्यता है कि मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा धातु, और तांबा धातु का प्रयोग मानव ने 5000 ईस्वी पूर्व में किया था। 5000 ईस्वी पूर्व तांबा धातु का प्रयोग मानव ने 5000 ईस्वी पूर्व में किया था। 5000 ईस्वी पूर्व में मानव ने तांबा धातु का पहली बार प्रयोग किया था। तो ये जो 5000 ईस्वी पूर्व का कालखंड है, आप याद कीजिए, ये पाषाण युग के अंतर्गत भी आएगा या नहीं आएगा ना हो। तो 5000 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है मानव तांबा धातु का भी प्रयोग करता था, और मानव पाषाण यानी पत्थर के बने औजार का भी प्रयोग करता था। जिस वजह से पाषाण युग और हड़प्पा संस्कृति के बीच, पाषाण युग और हड़प्पा संस्कृति के बीच के समय में मानव तांबा धातु के औजार का भी प्रयोग और पाषाण पत्थर के औजार का भी प्रयोग करता था, जिस वजह से हड़प्पा संस्कृति और पाषाण संस्कृति के बीच के कालखंड को ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति। समझ रहे हैं चीजों? हर एक दूसरे के कड़ी को जोड़ करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो भारी दिक्कत है महाराज। समझ गए? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ या ना? ऑनलाइन वाले लोग समझ रहे हैं ना? बोलिए, देखिएगा यस लिखता है कि नो लिखता है। चलिए, एक बार फिर से बोल रहे हैं इस चीज को, ठीक है? पूरी बात को एक बार फिर से बोल रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जहां पे हम खुद भी तो स्टूडेंट रहे हैं, हमको जहां पर समझने में दिक्कत, हम अपने लाइफ में एकदम लॉ लेवल का स्टूडेंट रहे हैं, एकदम
पिछड़ा हुआ स्टूडेंट रहे हैं, तो जहां पे हमको लगता है कि नहीं यहां पे हम एक बार में नहीं समझते थे, तो विद्यार्थी भी तो एक बार में नहीं समझेगा। अब जो तेज लोग होंगे उनका तो कोई कुछ कहना ही नहीं है, वो तो बहुत बेहतर है, वो तो समझ गए होंगे, हमको पूरा विश्वास है। जो हमारे किस्म के होंगे वो नहीं समझे होंगे। चलिए, जो हमारे किस्म के हैं वो समझिए। अब यहां पे देखिए, पाषाण संस्कृति, मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को पाषाण संस्कृति कहते हैं। जब पाषाण संस्कृति का अंत हुआ, तो पाषाण संस्कृति के अंत होने के बाद उत्तर भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे हड़प्पा संस्कृति, और दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे महापाषाण संस्कृति, उसे महापाषाण संस्कृति। अब हड़प्पा संस्कृति के समय कांसा धातु का व्यापक स्तर पर प्रचलन देखने को मिला है, जिस वजह से हड़प्पा संस्कृति को कांस संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति को कांस संस्कृति भी कहते हैं। और जो कांसा धातु है वह तांबा और टीन से बनता है। कौन चीज से बनता? तांबा और टीन। तो अब हड़प्पा काल में कांसा धातु का प्रचलन है, मतलब तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा धातु बना है, उसका प्रचलन है। ये क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं हड़प्पा संस्कृति के उदय से पहले से ही मानव तांबा धातु से भी परिचित था और टीन धातु से भी परिचित था। तब ना जाकर के दोनों को मिला करके एक नया औजार बना लिया, कांसा का औजार बना लिया। हाँ या ना? और मानव ने, ऐसी मान्यता है कि मानव ने जो है तांबा धातु का प्रयोग पहली बार, मानव ने तांबा धातु का प्रयोग पहली बार 5000 ईस्वी पूर्व, 5000 ईस्वी और 5000 ईस्वी पूर्व का कालखंड पाषाण युग के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? आता है। तो अब हड़प्पा संस्कृति के उदय से पहले, हड़प्पा संस्कृति के उदय से पहले और पाषाण संस्कृति के अंत के बाद, पाषाण संस्कृति के अंत के बाद और हड़प्पा संस्कृति के उदय से पहले का जो संस्कृति है, इस संस्कृति को ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इस काल में लोग तांबा धातु के औजार के साथ साथ पाषाण यानी पत्थर के बने औजार का भी प्रयोग किया करता था। अब जो ताम्र पाषाण संस्कृति है, ताम्र पाषाण संस्कृति के कुछ प्रमुख उदाहरण है। ताम्र पाषाण संस्कृति के जो है कुछ प्रमुख उदाहरण है। ताम्र पाषाण संस्कृति के क्या प्रमुख उदाहरण है? तो जो कुछ प्रमुख ताम्र पाषाण संस्कृति है उससे हम आपको अवगत करवाते हैं। देखिए, आगे जो है आप हड़प्पा संस्कृति को पढ़िएगा, आगे आप वैदिक संस्कृति को पढ़िएगा। कोई भी संस्कृति या तो ग्रामीण हुआ करती थी या शहरी हुआ करती थी, या तो ग्रामीण हुआ करती थी या शहरी हुआ करती थी। जैसे जब आप हड़प्पा संस्कृति को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा संस्कृति एक शहरी संस्कृति थी। हड़प्पा संस्कृति एक शहरी या नगरीय संस्कृति थी। लेकिन वहीं जब आप वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वैदिक संस्कृति थी यह एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति थी, यह एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति थी। तो कोई भी सभ्यता या संस्कृति या तो शहरी हो सकती है या ग्रामीण हो सकती है। और हड़प्पा और वैदिक दोनों के विषय में आपका परीक्षा पूछ चुका है। बिहार दरोगा परीक्षा नहीं पूछा है, अन्य परीक्षा पूछा है। निम्नलिखित में से कौन शहरी सभ्यता है? तो आंसर हड़प्पा सभ्यता होगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण सभ्यता है? तो आंसर जो है वैदिक सभ्यता होगा। तो इस संदर्भ में अगर हम ताम्र पाषाण संस्कृति को देखें तो जो ताम्र पाषाण संस्कृति है यह एक प्रकार की ग्रामीण और कृषक संस्कृति, यह एक प्रकार की जो है ग्रामीण और कृषक संस्कृति,
ग्रामीण और कृषक संस्कृति हुआ करता था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ताम्रपाषाण संस्कृति के जो मानव थे वो गांव में रहते थे, और इसका मतलब यह भी हुआ कि वे लोग कृषि किया करते थे, यानी फसल उत्पादन किया करते थे। गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, जौ का उत्पादन, तमाम प्रकार के फसलों का उत्पादन किया करते थे। इसका यह मतलब हुआ। भारत के संदर्भ में जो कुछ प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति है, वो ताम्रपाषाण संस्कृति में एक है आपको बनास या आहार संस्कृति। बनास या आहार संस्कृति, बनास या आहार संस्कृति राजस्थान में देखने को मिलता है। बनास या आहार संस्कृति का जो उदय हुआ था राजस्थान में हुआ था। राजस्थान, यहां पर आप मानचित्र देख सकते हैं, भारत का मानचित्र है, समझ गए। यहां पर भारत के पश्चिमी भाग में ये जो राज्य है ये आपको राजस्थान राज्य है, समझ गए, ये राजस्थान राज्य है। और भारत के वर्तमान में जो 28 राज्य है, 28 राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है आपको राजस्थान ही है। और जो राजस्थान है यह शुरुआती दौर से ही यहां पर जो है चांदी हर कालखंड में आप देखेंगे चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन या चांदी के सिक्कों का ढेर राजस्थान में ही आपको देखने को मिला है। लेकिन चांदी के साथ साथ राजस्थान में तांबा धातु का भी व्यापक स्तर पर उत्पादन देखने को मिलता है। मतलब चांदी धातु, तांबा धातु काफी व्यापक स्तर पर जो है राजस्थान में देखने को मिले हैं। यहां से चांदी और तांबा का उत्खनन व्यापक स्तर पर हुआ है। तो ये जो बनास या आहार संस्कृति है जिसका विकास राजस्थान में देखने को मिलता है, इस बनास या आहार संस्कृति को ताम्बवती संस्कृति भी कहा जाता है। इस बनास या आहार संस्कृति को जो है ताम्बवती संस्कृति कहा जाता है। और इस बनास या आहार संस्कृति को ताम्बवती संस्कृति इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहां से बृहद स्तर पर तांबा का उत्खनन किया गया है, इसलिए इसे ताम्बवती संस्कृति भी कहा जाता है। इसके बाद ताम्रपाषाणी संस्कृति में एक है जोड़बे संस्कृति, एक है आपको जोड़बे संस्कृति। अगर हम जोड़बे संस्कृति को देखें तो जोड़बे संस्कृति का जो विकास हुआ है ये आपको महाराष्ट्र में हुआ है। जोड़बे संस्कृति का विकास कहां हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। जोड़बे संस्कृति के जो प्रमुख स्थल है, जोड़बे संस्कृति का विकास महाराष्ट्र में हुआ है। जोड़बे संस्कृति के जो प्रमुख स्थल है दायमाबाद के बाद जो है इनाम गांव के बाद जो है नेवासा, ये सब जोड़बे संस्कृति के प्रमुख स्थल है। और जोड़बे संस्कृति के इन प्रमुख स्थलों में जो दायमाबाद से बृहद स्तर पर कांसा धातु का औजार मिला है। बृहद स्तर पर कांसा धातु का औजार मिला है। और जोड़बे संस्कृति के जो सबसे बड़े स्थल हैं, जोड़बे संस्कृति के सबसे बड़े स्थल के रूप में इनाम गांव की चर्चा देखने को मिलते हैं। इनाम गांव, समझ गए। इसके बाद ताम्रपाषाण संस्कृति के अंतर्गत ही एक और संस्कृति आता है, उसका नाम है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का विकास मध्य प्रदेश में। फिर एक और कायथा संस्कृति आता है। कायथा संस्कृति का विकास भी जो है आपको मध्य प्रदेश में ही हुआ है। कायथा संस्कृति का भी विकास कहां हुआ है? मध्य प्रदेश में ही हुआ है। मध्य प्रदेश में ही कायथा संस्कृति का भी जो है आपको विकास हुआ है। ये सभी
ताम्रपाषाण कालीन या ताम्रपाषाण संस्कृति के उदाहरण है। तो आपसे देखिए यहां से दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपसे क्या पूछा जाता है, तो एक बात जो है आपसे यह पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन ताम्रपाषाण संस्कृति के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन ताम्रपाषाण संस्कृति के उदाहरण है। ऑप्शन में देगा हड़प्पा, ऑप्शन में देगा पाषाण, ऑप्शन में देगा वैदिक, ऑप्शन में देगा जौरबे। तो क्या मारिएगा? जौरबे। क्या मारिएगा? जौरबे। एक तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपसे यह भी पूछा जाता है कि बनास संस्कृति या आहार संस्कृति का विकास भारत के किस राज्य में हुआ था। जौरबे संस्कृति का विकास भारत के किस राज्य में। मालवा और कैथा संस्कृति का विकास भारत के किस राज्य में। भारत के किस राज्य में। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो अब नीचे से जो है आप नोट डाउन कीजिए थोड़ा सा, नीचे से नोट डाउन कीजिए। ऑनलाइन वाला सब ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना ऑनलाइन वाला को? हाँ, देखते रहिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैन ऑफ कर दीजिए। हो कहां पे फैन है? उसका स्विच कहां है? यहां है बंद कीजिए। तो है एक आध गो स्विच है, रुकिए ना, बल्ब का है बंद कर दिया। फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला स्विच है, देखिए बंद हुआ है। रुकिए ना, रुकिएगा तब ना, तुरंत हो जाएगा बंद। इन्हें स्विच दाब दिए तुरंत रुक जाएगा। वो लेगा 5, 10, 25, 30 सेकेंड। हाँ, हो तो गया। चलिए लिखिए। हाँ, देखिए किसी भी संस्कृति का अंत जो है ना मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन के कारण मुख्य तौर पर होता है, ठीक है। तो पाषाण संस्कृति के अंत का भी कारण जलवायु परिवर्तन है और ताम्रपाषाण संस्कृति के भी अंत का कारण जलवायु परिवर्तन है, सूखा का आ जाना, ठीक है। ताम्रपाषाण संस्कृति सूखा के आ जाने के कारण, समझ गए। जलवायु परिवर्तन जो है ना अपने आप में विनाश का सबसे बड़ा कारण है। देखिए अगर हमारी संस्कृति, अभी हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं, घोर कलयुग है ये, ठीक है, घोर कलयुग संस्कृति है ये। इसका भी जो अंत होगा ना जलवायु परिवर्तन ही। और इसी वजह से आप देखेंगे जब वैश्विक स्तर के नेता एक बड़े मंच पर मिलते हैं तो जलवायु परिवर्तन को लेकर लंबी लंबी बात कहेंगे, लेकिन जाकर के जो है उद्योग में वस्तु का उत्पादन करेंगे, CO2 का बृहद स्तर पर जो है उत्सर्जन होगा, तो धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होगा। और जलवायु परिवर्तन होगा तो फिर जो है बहुत सारा परिवर्तन यहां पर देखने को मिलेगा। लोग दाने दाने को तरसेंगे, लोग भूखा प्यासा मरेगा, लोग को तरह तरह का बीमारी हो जाएगा, धीरे धीरे संस्कृति का अंत हो जाएगा। खैर अभी 50-100 बरस में हमारी संस्कृति का अंत होने वाला न है, तो हम लोग मजा में जिंदगी जी लेंगे। हम लोग का आने वाला पीढ़ी जो आएगा वो अपना सोचेगा, हम लोग बढ़िया से जी लेंगे। हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ऐसे भी 25-30 बरस तो आप लोग जिए लिए, ठीक है, क्या दिक्कत है अब, ठीक है। 5-10 बरस और चलिए, नहीं जिए जी ना, अच्छा लिखिए। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। एनसीईआरटी में देखिएगा ना, 11-12 का एनसीईआरटी पढ़िएगा, चैप्टर का नाम हड़प्पा संस्कृति दिया हुआ, कहीं सिंधु घाटी सभ्यता या संस्कृति। हाँ, एनसीईआरटी में आप देखिए हड़प्पा संस्कृति लिखा हुआ है, संस्कृति कहना ज्यादा उचित है, ठीक है। बैठ जाइए, चलिए लिखिए तो, लिखिए तो। नहीं अभी हेडिंग नहीं, पहले 2-4-5 को पॉइंट और लिखाएंगे तब हेडिंग मरवाएंगे। हाँ, स्टार मार के लिखिए। स्टार मार के लिखिएगा।
भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम। कॉस्ट में लिख दीजिएगा ब्रिटेन। भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम। कॉस्ट में ब्रिटेन, कॉस्ट में ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन का रहने वाला था। भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम, कॉस्ट में ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन का रहने वाला था। एलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है एलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है एक पॉइंट और, एक क्वेश्चन बैंक देखिएगा, एक क्वेश्चन मिलेगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ना ब्रिटेन का रहने वाला है, एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद है, एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद है। तो नीचे से एक लाइन और लिखिएगा, अगला, हाँ घटना चक्र में, हाँ सही बोले, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, लिखिए ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूस फुट लिखना होगा क्या? हे भगवान, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद था, 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 फुल स्टॉप, पुरातत्वविद था। आगे पुरातत्वविद, आगे लिखिएगा ना, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला पॉइंट, एक जो है ना सुनिए, संग्रहालय, म्यूजियम। संग्रहालय का मतलब समझते हैं? संग्रहालय या म्यूजियम उसे कहा जाता है जहां प्राचीनतम वस्तुओं को, साक्ष्यों को रखा जाता है। जैसे चंद्रशेखर आजाद कौन पिस्टल का उपयोग करते थे, वो पिस्टल को जो है शीशा में बंद करके रख देना, फलना चंद्रशेखर आजाद का पिस्टल था, ठीक है। महाराणा प्रताप किस तलवार का प्रयोग करते थे, उसको सुरक्षित रख देना, ये महाराणा प्रताप का तलवार है। मतलब जो पौराणिक वस्तु है उसको एक जगह जो रख दिया जाता है उसी को संग्रहालय कहा जाता है। तो एक राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, और जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को आज के डेट में
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश के भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो नीचे से लिखिएगा है ई हुआ था आपको लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में हुआ था, ठीक है। ये सब इतिहास में मॉडर्न का चीज है, तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। हर चीज आप चाहते हैं कि एक के जगह हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, उसमें भी वही सब चीज रखा जाता है, ठीक है। हाँ लिखिएगा 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 राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसे, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसे 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 अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कहा जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कहा जाता है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, 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 मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। चलिए अब हाँ क्या, हाँ अंतर्राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, कहाँ है जी? कोपेनहेगन, डेनमार्क के कोपेनहेगन में है। और यहाँ का एक विद्वान था, वो जो है कुछ किया भी है, ठीक है, ध्यान में नहीं है। नीचे से लिखिएगा, नीचे से हेडिंग मारिएगा, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति। ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति डैश देकर लिखिएगा। ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। मानव ने सर्वप्रथम मानव ने सर्वप्रथम मानव ने सर्वप्रथम मानव ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम मानव ने सर्वप्रथम 5000 ईस्वी पूर्व में 5000 ईस्वी पूर्व में 5000 ईस्वी पूर्व में तांबा धातु तांबा धातु तांबा धातु का प्रयोग किया, तांबा धातु का प्रयोग किया। इस समय मानव तांबा धातु के औजार के साथ साथ इस समय मानव तांबा धातु के औजार के साथ साथ इस समय मानव तांबा धातु के औजार के साथ साथ तांबा धातु के औजार के साथ साथ पाषाण यानी पत्थर, पाषाण पाषाण के औजार का भी प्रयोग करता था।
ताम्रपाषाण संस्कृति मुख्यतः ताम्रपाषाण संस्कृति मुख्यतः ताम्रपाषाण संस्कृति मुख्यतः ताम्रपाषाण संस्कृति मुख्यतः एक ग्रामीण और कृषक संस्कृति, एक ग्रामीण और कृषक संस्कृति ग्रामीण और कृषक संस्कृति हुआ करती थी। इस संस्कृति को आदि ऐतिहासिक काल, इस संस्कृति को आदि ऐतिहासिक काल समझते हैं ना, वो है समझाए ना, समझाए हुए हैं। इस संस्कृति को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। 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 जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, है महाराज, आप लोग तो लिख नहीं लगते। जैसे एक क्वेश्चन से पहले भी अवगत करवाए होंगे, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति को किस कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है? तो उत्तर होगा आदि ऐतिहासिक काल। हम मान लिया जाए, ऑप्शन दिया, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, ऑप्शन हड़प्पा गायब कर दिया। ई ताम्रयुगीन संस्कृति में से कोई उठा के दे देगा, तो उत्तर यही ना होगा जी। मतलब जैसे अगर समझे तो आप जवाब दीजिए। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन ये किए, निम्नलिखित में से कौन आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बनास संस्कृति, ऑप्शन बी जोड़वे संस्कृति, ऑप्शन सी कैथा संस्कृति, ऑप्शन डी इनमें सभी। क्या होगा? क्या होगा? है? इनमें सभी होगा। हाँ, जो भी बोल रहे हैं इनमें सभी, मतलब सब बात समझ रहे हैं। हाँ, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं कुछ भी समझ नहीं रहे। समझिएगा, आंसर इनमें सभी होगा। ठीक है, नीचे से लिखिएगा जल्दी से। इस संस्कृति को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। हाँ हाँ, वो तो लिखा है, वो तो लिखे भी किए हैं। इसके अंतर्गत हाँ उसी में, हाँ जी उसी में, इसके अंतर्गत निम्नलिखित संस्कृति आता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित संस्कृति आता है। जैसे 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 राजस्थान का बनास या आहार संस्कृति। जैसे राजस्थान का बनास या आहार संस्कृति। राजस्थान का बनास या आहार संस्कृति। राजस्थान का बनास या आहार संस्कृति। बनास या आहार संस्कृति, कोमा महाराष्ट्र का जोड़वे संस्कृति। 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 आगे मध्य प्रदेश का मालवा और कैथा संस्कृति। 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 मध्य प्रदेश का मालवा और कैथा संस्कृति।
मध्य प्रदेश का मालवा और कैथा संस्कृति। मालवा और कैथा संस्कृति। अब नीचे से कुछ पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको जो है बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल थे, जैसे कि आप पढ़िएगा हड़प्पा संस्कृति ही। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत कई सारे स्थलों की खोज हुई, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो कई सारे स्थलों की खोज हुई, उसमें हड़प्पा संस्कृति के जो दो सबसे विकसित स्थल के रूप में उभरा था, वह था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसी प्रकार से बनास या आहार संस्कृति का जो सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु था वह गिलुंद था। गिलुंद, और गिलुंद भी जो है, गिलुंद एक क्षेत्र का नाम था, एक शहर का नाम था, और जो गिलुंद था वह भी आपको राजस्थान में ही था, समझ गए। और इसे आहार या बनास संस्कृति कहते हैं। तो मुख्य तौर पर बनास नामक स्थल से, राजस्थान के बनास नामक स्थल से जो है मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा तांबा मिला है। तो मुख्य तौर पर बनास को तांबवती स्थल कहा जाता है। बनास को तांबवती स्थल कहा जाता है। तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा, फटाफट लिखिए, हाथ तेजी से चलाइए, ठीक है। लिखिएगा, लिखिएगा बनास को तांबवती स्थल, बनास को तांबवती स्थल के नाम से भी, बनास को तांबवती स्थल के नाम से भी, बनास को तांबवती स्थल के नाम से भी बनास को तांबवती स्थल के नाम से भी जाना जाता है। बनास को तांबवती स्थल के नाम से भी जाना जाता है। बनास को तांबवती स्थल के नाम से भी जाना जाता है। अब नीचे से लिखिएगा, नहीं तो एक मिनट, उसी लाइन में लिखिएगा, गिलुंद, 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 गिलुंद शहर का नाम है, लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए। गिलुंद बनास संस्कृति का प्रमुख केंद्र बिंदु था। गिलुंद बनास संस्कृति का प्रमुख केंद्र बिंदु था। गिलुंद बनास संस्कृति के प्रमुख केंद्र बिंदु था। गिलुंद बनास संस्कृति के प्रमुख केंद्र बिंदु था। बनास संस्कृति का प्रमुख केंद्र बिंदु था। आगे प्रमुख केंद्र बिंदु था। अगला पॉइंट, जोड़वे संस्कृति के सबसे बड़े स्थलों में, जोड़वे संस्कृति के सबसे बड़े स्थलों में जोड़वे संस्कृति के सबसे बड़े स्थलों में इनामगांव, इनामगांव स्थल का नाम है। जोड़वे संस्कृति के बड़े स्थलों में इनामगांव, इनामगांव का नाम आता है। वहीं जोड़वे संस्कृति के दैमाबाद नामक स्थल से, वहीं जोड़वे संस्कृति के दैमाबाद नामक स्थल से वहीं जोड़वे संस्कृति के दैमाबाद नामक स्थल से, दैमाबाद नामक स्थल से, दैमाबाद नामक स्थल से कांस्य धातु के, 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 कांस्य धातु का प्रचलन, का प्रचलन,
व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। कांस्य धातु का प्रचलन व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है, व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा। पाषाण संस्कृति के, पाषाण संस्कृति के पाषाण संस्कृति के अंत होने के बाद, पाषाण संस्कृति के अंत होने के बाद, अंत होने के बाद उत्तर भारत में, उत्तर भारत में उत्तर भारत में उत्तर भारत में उत्तर भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ, जिस संस्कृति का विकास हुआ, उसे हड़प्पा संस्कृति, उसे हड़प्पा संस्कृति और दक्षिण भारत में, उसे हड़प्पा संस्कृति और दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ, और दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ, उसे महापाषाण संस्कृति, और दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे महापाषाण संस्कृति, और दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति कहते हैं, महापाषाण संस्कृति कहते हैं। यहां पर एक दो पॉइंट और लिखिए, ठीक है। देखिए एक चीज ये हाँ, देखिए मनुष्य संबंधी पहला साक्ष्य भारत में नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। मनुष्य संबंधी पहला साक्ष्य भारत में नर्मदा नदी घाटी से मिलता है, और मानव के अस्थिपंजर का पहला प्रमाण जो है सराय नहर महदहा से मिलता है, और एक साथ 3 मानव के कंकाल उत्तर प्रदेश के दमदमा से मिलता है, उत्तर प्रदेश के दमदमा से। तो ये सब भी फैक्ट है, इस सब फैक्ट को भी याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिए, तो लिखिएगा, लिखिएगा मनुष्य संबंधी है। देखिए कहां जा रहे हैं, आज तो काहे जा रहे हैं, रुकिए ना, है रुक जाइए, काहे जा रहे हैं, पेट दर्द कर रहा है। अच्छा जाइए 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 जाइए, बर्दाश्त करने का क्षमता विकसित कीजिए, 3 घंटा हर चीज, तभी नौकरी लगेगा, नहीं तो नौकरी नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग तो पढ़ने के लिए बैठते होंगे तो एक बार पानी पीते होंगे, आप पानी पीने के 15-20 मिनट बाद बाथरूम, रूम और बाथरूम के बीच में डिस्टेंस है, बीच में पार्टनर का रूम है, एक बार हुलक लेते हैं, अब बैठ करके बतियाना शुरू, ठीक है। तो देखिए आपका परीक्षा कितने घंटे का होता है, 2 घंटा का, 2 घंटे का परीक्षा होता है। आधा घंटा पहले जो है आपको एंट्री ले लिया जाता है, तो 2.5 घंटा, कम से कम 2.5 घंटा का एक शिफ्ट बनाइए पढ़ने का, ठीक है। अभी से अगर 2.5 घंटा
एक जगह कंसंट्रेट होकर के बैठने का आदत रहेगा ना, तभी आप परीक्षा में 2.5 घंटा एक जगह बैठ करके कंसंट्रेट होकर के 100 के 100 क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। समझ गए? तो 2.5 घंटा कुछ नहीं लगना चाहिए, 2.5 घंटा पूरा कंसंट्रेट होकर के सिर्फ क्वेश्चन पे। इसका विकास अभी से कीजिए, क्लास से कीजिए। समझ गए? क्लास से इसका विकास कीजिए। देखिए हम आते हैं, हम कहां जाते हैं? समझिए, हम तो कहीं नहीं जाते हैं, क्लास आते हैं खत्म करके ही जाते हैं। तो आप लोग भी क्लास आइए तो खत्म करके जाइए। ऐसा अपने आप को बनाइए, इस तरह से अपने आप को ढालिए। देखिए बनाने से कुछ भी हो सकता है और नहीं बनाने से तो कुछ भी नहीं होगा। समझे? चलिए तो नीचे लिखिएगा, मनुष्य संबंधी सबसे पहला साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से मिला है। आगे आगे मानव के अस्थिपंजर का पहला प्रमाण, 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 पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा, उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा, उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा से मिला है। उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा से मिला है, महदहा से मिला है। आगे आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। एक साथ, अगला पॉइंट, एक साथ, एक साथ, एक साथ 3 मानव के कंकाल का प्रमाण, एक साथ 3 मानव के कंकाल का प्रमाण उत्तर प्रदेश के दमदमा नामक स्थल से, उत्तर प्रदेश के दमदमा नामक स्थल से, उत्तर प्रदेश के दमदमा नामक स्थल से मिला है। चलिए अब जो है यहां पर बता देते हैं, पाषाण युग खत्म हो गया, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, सुन लीजिए। होमवर्क क्या है? होमवर्क है, देखिए आप साइंस में क्या करते हैं इसको लेकर आगे बात करेंगे, लेकिन आर्ट पेपर में, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में आप जो है घटना चक्र खरीद लीजिएगा। घटना चक्र है ना, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का घटना चक्र होना चाहिए। अब आपका काम है, सुन लीजिए, हिस्ट्री के पहला चैप्टर के क्वेश्चन को बना लेना। उसमें जितना भी क्वेश्चन हो आप बनाइएगा ना, तो उसमें से 80% से अधिक क्वेश्चन बन जाएगा। 10-20% लगभग में क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे उसमें तो आंसर है ये है, लेकिन फिर भी ईमानदारी की नीति अपनाइए और कीजिएगा क्या, कॉपी लीजिएगा, ठीक है। कॉपी लीजिएगा और आंसर को कवर कर दीजिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, कॉपी सरकाते जाइएगा, क्वेश्चन बनाते जाइएगा, यानी ईमानदारी से जो है क्वेश्चन डील कीजिएगा। देखिएगा कितना क्वेश्चन आपसे बन पाता है। देखिए जब आपसे क्वेश्चन बनेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा
तभी जो है आपका रिजल्ट होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है रिजल्ट में। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस का रिजल्ट नहीं हो सकता है। आप कितने भी विद्वान हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके भीतर नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो होमवर्क सब तो अभी आपको देना उन्होंने शुरू किए हैं, नहीं शुरू किए हैं, हाँ हमको पता है, लेकिन हाँ वो थोड़ा बहुत दिए हैं, वो कोई होमवर्क थोड़े, वो तो हंसी मजाक हो रहा था। आज से क्लास प्रॉपर वे में चलना प्रारंभ हुआ है, अब क्लास नहीं रुकना चाहिए। फिलहाल इस सप्ताह तक जो है ऑनलाइन ही चलेगा, सोमवार से ऑफलाइन हो जाएगा। इस सप्ताह तक ऑनलाइन ही चलेगा, सोमवार से जो है आपका क्लास ऑफलाइन हो जाएगा, पूर्णतः ऑफलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। तो अब एक बार आइए, जितना बताए हैं याद करते हैं, फिर होमवर्क सब की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, हाँ क्या हुआ? ई हो, ई लाल पीला हरा, आय तो ये सब स्टेट को अलग किया गया है, अलग अलग स्टेट अलग अलग, उस रंग का कोई महत्व ना है, ठीक है, उस रंग का कोई महत्व नहीं है। सुनिए, हल्ला मत कीजिए, आइएगा, बड़ी हल्ला करते आप लोग, वाह महाराज है। याद कीजिएगा, हाँ तो आइए ना, याद कीजिए ना। मुंह में लड्डू लेके नहीं बैठेगी कोई, मेरे साथ बोलेगी, ठीक है, आप लोग भी बोलिएगा, हाँ ठीक है। लड़का लोग बोलता है, लड़की लोग बौकी सब है, ठीक है। चलिए, है ना, ऐसा बात ना है, ना ना ऐसा बात ना है। चलिए आगे आइए। पहिया का आविष्कार कौन काल? नाव, शंख का ढेर, राख के ढेर, राख के ढेर। चलिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन? किस मंत्रालय के अधीन? अच्छा, कौन ऐसा स्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले? पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष कहां से? चलिए, मानव के द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला प्रथम धातु क्या है? और पाषाण संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बीच में जिस संस्कृति का उदय हुआ है उसे क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण संस्कृति। और ताम्रपाषाण संस्कृति कैसी है? ग्रामीण और कृषक। बनास या आहार संस्कृति का उदय कौन राज्य में? जोड़वे संस्कृति, जोड़वे संस्कृति। मालवा और कैथा, मालवा और कैथा। और किस स्थल को ताम्रवती स्थल के नाम से जाना? ताम्रवती स्थल के नाम से, ताम्रवती स्थल के नाम से। चलिए, इसके बाद पाषाण संस्कृति के अंत होने के बाद उत्तर भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे क्या कहते हैं? और दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में। चलिए, इसके बाद मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां देखने को? नर्मदा नदी घाट। मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण। मानव के अस्थि पंजर कहां से मिले? मानव के अस्थि पंजर सराय नहर और महदहा। सराय नहर और महदहा। इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको कि एक साथ 3 मानव के कंकाल कहां से मिले हैं? एक साथ 3 मानव के कंकाल कहां से? दमदमा से। याद हुआ? इतना बात क्लियर है? अब होमवर्क सब सुनिए, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन बैंक जो है, जो भी लोग एडमिशन लिए होंगे सबको मिल गया होगा। अब नहीं मिला है तो ऑफिस में जाकर के, अगर आप एडमिशन लिए हैं तो ऑफिस में जाकर के लीजिए, हम इसका कोई अथी नहीं लेते हैं, कोई रिस्क नहीं, ठीक है। अब डेली जो है हम क्वेश्चन बैंक नहीं करवाएंगे, इसमें सब चीज पार हो जाएगा, दिमाग खराब कीजिएगा आप लोग। देखिए सुनिए, हम आपको पहला क्लास में बोले थे, ठीक है, आज से हम हर चीज करेंगे। आपके पास नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है, आप जानिए, हमको आपसे खाक मतलब नहीं है, समझिए,
फालतू का नहीं मिला है, नहीं मिला है, डेली डेली सबको नहीं है मिलता है। नहीं मिला है तो जाकर के ऑफिस में लीजिए, एडमिशन लिए हैं, फुल पेड किए हैं, कहिए हमको दीजिए, ठीक है, एडमिशन लीजिए, फुल पेड कीजिए, जाकर के लीजिए। और फुल पेड नहीं किए होंगे तो नहीं मिलेगा, सीधा सा बात है। गलत तरीका से एडमिशन लिए होंगे, नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे भी तो हम बांटे थे, समझ गए। चलिए, जिसको नहीं मिला वो अपना जानिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम आज से प्रॉपर वे में क्लास चलाएंगे, आपको जो करना है जैसे करना है करते रहिए। आज जिस रोज मूड खराब हुआ हम नानी याद दिला देंगे सबको। चलिए, हाँ, पूर्वोत्तर, वहां पे कोनो संस्कृति नहीं था, कोई संस्कृति नहीं था। अरे वो पहाड़ी पठारी इलाका था, वहां पर कुछ नहीं था। चलिए, आज से क्वेश्चन बैंक शुरू हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन दिखा, हर दिन हम 15 मिनट इस पर समय देंगे। और देखिए, आपको पता है कि आप नहीं देखिएगा तो हर दिन अगर 15 मिनट में हम 15 क्वेश्चन बताएंगे ना, तो आपके दिमाग में आएगा, ये आएगा कि जो है इस प्रकार के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो इससे होगा कि आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव रहेगा कि हमको फलना चीज पढ़ना है, चिलना चीज पढ़ना है, ढेकना चीज पढ़ना है, समझ गए। तो ये चीज है, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक आज से शुरू हो रहा है। आपके पास नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हम फ्री में भी बंटवाए हैं, एडमिशन के वक्त भी दिलवाए हैं। अब इसके बावजूद भी आपके पास नहीं है तो अब हम कोई जिम्मेवारी लेने वाले नहीं है। पहला क्वेश्चन, और ध्यान दीजिएगा, बिहार दरोगा 1717 पोस्ट से लेकर आज तक, तो 1717 पोस्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन प्रारंभ कर रहे हैं। 1717 पोस्ट, प्रीलिम्स 2 सीटिंग हुआ था। प्रीलिम्स पहला सीटिंग का क्वेश्चन है, जब ये खत्म हो जाएगा तो प्रीलिम्स सेकेंड सीटिंग, फिर मेंस में एक सीटिंग टेस्ट, एक सीटिंग ही एग्जाम हुआ था, तो मेंस का लेकर के आएंगे। 1717 पोस्ट, प्रीलिम्स पहला सीटिंग का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? जो सत्रिया है यह भारत के असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का है? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह क्वेश्चन हमको क्या बताता है? यह क्वेश्चन हमको यह बताता है कि भारत के जो टोटल मुख्य तौर पर 8 शास्त्रीय नृत्य है वे किस राज्य से संबंधित है, इसको याद रखना हमारे लिए आवश्यक है। और ध्यान रहे, शास्त्रीय नृत्य ही नहीं बल्कि जो लोक नृत्य है, अलग अलग राज्य के जो लोक नृत्य है, जैसे मेघालय का लाहो बांग्ला है, अरुणाचल प्रदेश का युद्ध नृत्य है, मुखौटा नृत्य है, फिर जो है आपको अन्य राज्यों का अलग अलग लोक नृत्य है। तो अन्य राज्यों का जो अलग अलग लोक नृत्य है उसको भी याद रखना आवश्यक है। यह क्वेश्चन हमें यही बताता है। तो आपका काम होना चाहिए शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को क्लियर कर लेना है, ताकि अगर यहां से परीक्षा में क्वेश्चन आए तो हम सही बना करके आए। अब यहां पर जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसके विषय में यहां पर हम आपको बता दें कि देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो 8 शास्त्रीय नृत्य है इसमें एक आपको कथक है, इसमें एक आपको कथक है। कथक उत्तर भारत का है और उत्तर भारत के साथ साथ विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद केरल, केरल का जो है आपको मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली। फिर है आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, तमिलनाडु क्या क्या है? भारतनाट्यम। और ध्यान दीजिएगा, भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों में जो भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है वह भारतनाट्यम है। और भारतनाट्यम नामक शास्त्रीय नृत्य के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ देता है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ देता है। आपसे आपके परीक्षा में कई दफा पूछा गया है, बिहार दरोगा में नहीं पूछा गया है, अन्य परीक्षा में पूछा गया है कि जो नाट्य शास्त्र नामक साहित्य है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा भरत मुनि। भरत मुनि, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, भरत मुनि, समझ गए। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी। फिर ओडिशा है, ओडिशा का ओडिसी है, ओडिसी है। फिर असम है, असम का सत्रिया है, असम का सत्रिया है। फिर मणिपुर है, मणिपुर का मणिपुरी है, मणिपुर का मणिपुरी है, मणिपुरी है। तो टोटल देख लीजिए 8 आपको हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही मुख्य तौर पर जो है आपको 8 शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में है। लेकिन ध्यान रहे, भारतीय साहित्य अकादमी कहता है 8 ही शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने एक नया शास्त्रीय नृत्य जोड़ा है। और भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने जो एक नया शास्त्रीय नृत्य जोड़ा है वह छऊ, समझ गए, छऊ छऊ। और जो छऊ है यह झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा सभी क्षेत्र में मुख्य तौर पर अगर एक राज्य के संदर्भ में पूछेगा तो झारखंड मारिए, एक राज्य के संदर्भ में पूछेगा तो झारखंड मारना है, समझ गए। आशा करते हैं यह बात आपका क्लियर हुआ होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। और देखिए जो शास्त्रीय नृत्य है, इस शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से जो हिंदू देवी देवता है, हिंदू देवी देवता के चरित्र को दिखाया जाता है, हिंदू देवी देवता के चरित्र को दिखाया जाता है। लेकिन जो कथक शास्त्रीय नृत्य है, कथक शास्त्रीय नृत्य के अलावा अन्य सभी शास्त्रीय नृत्य के ऊपर हिंदू संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन कथक शास्त्रीय नृत्य के ऊपर हिंदू और इस्लामी दोनों संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। और कथक को नटबड़ी नृत्य भी कहा जाता है, जो कथक है, कथक को नटबड़ी नृत्य भी कहा जाता है। तो यह सब बात आप याद रखिएगा। चलिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। देखिए, हाय अब बैठिए ना, आगे बताएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में आगे बताएंगे, ज्योग्राफी नहीं, आपके बैच में ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे आइएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जो है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। लेकिन ऑप्शन में देखिए, क्या कहीं भी इस प्रकार का ऑप्शन है? नहीं है, समझ गए, कहीं भी इस प्रकार का ऑप्शन नहीं है। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। और जब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है 1951 ईस्वी में, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 ईस्वी में झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था, झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। तो बल्लालपुर, बेलागाला, सिंदरी, राजमुंदरी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे, अगर रानीपेट होता ऑप्शन में तो इसका उत्तर रानीपेट हो जाता। लेकिन रानीपेट ऑप्शन में है नहीं, तो क्वेश्चन पूरा स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो है आपको स्वतंत्र भारत, यहां पर स्वतंत्र भारत दे देता तो और स्पष्ट हो जाता। लेकिन ऑप्शन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? झारखंड का सिंदरी। हाँ, जो बता रहे हैं सुनिए, अपना दिमाग मत लगाइए, ठीक है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के दो परमाणु, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उस तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो। हमको नहीं आता है साइंस, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? देखिए, तो आपको जो है यानी धर्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन यही बताता है। तो जो मुख्य तौर पर धर्म है, आपको बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है। तो ये सब धर्म से संबंधित चीजों को जो हमें क्लियर करके रखना चाहिए। ये क्वेश्चन हमें यही बताता है, समझ गए। तो अब देखिएगा, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया? सिख धर्म में कुल मिलाकर के 10 गुरु हुए। 10 गुरु में गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह।
यही 10 गुरु हुए। इन 10 गुरुओं में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का उत्तराधिकारी उसका शिष्य गुरु अंगद बना। गुरु अंगद बना, और जो गुरु अंगद है उन्हीं के विषय में यह कहा जाता है कि गुरु अंगद ने ही सिख धर्म के अंतर्गत लिखने हेतु एक विशेष प्रकार की लिपि का प्रचलन किया, जिसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। तो अर्थात गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किसने किया है? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने किया है। फिर अगर हम गुरु अर्जुन देव की बात करें तो गुरु अर्जुन देव का काफी ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। गुरु अर्जुन देव का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि जो अर्जुन देव है, अर्जुन देव ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया। और दूसरी बात, अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। सिख धर्म के अंतर्गत ये दोनों काम गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। गुरु नानक है, सिख धर्म की स्थापना किए थे, प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह है, सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। और गुरु गोविंद सिंह को अगर हम देखें तो इनके द्वारा जो है आपको कई सारे कार्यों को अंजाम दिया गया था। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने जो है पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी, और भी कई सारी प्रकार की प्रथाओं का प्रचलन इन्होंने किया था। और साथ ही साथ जो है इन्होंने जो है आपको सिख धर्म के अनुयायी को यह कहा कि जो महिला है वह अपने नाम के अंत में कोर लगाएंगी, और जो पुरुष है वो अपने नाम के अंत में सिंह लगाएंगे। और इन्होंने 5 चीज को सिख धर्म के लोगों के लिए अनिवार्य बनाया। केस, कंघा, कृपान, कच्छा, करा। और गुरु गोविंद सिंह जो है एक बार परीक्षा लिए थे अपने शिष्यों का, और अपने शिष्यों का जो परीक्षा लिए थे उसमें 5 लोग ऐसे हुए जो जान तक देने के लिए तैयार हो गए थे, जिसे पंच प्यारे कहा जाता है। जब इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। दयाराम खत्री है, इसके बाद जो है आपको छिंबा है, और भी 3-4 लोग हैं, समझ गए। 3 लोग और भी है, समझ गए। तो उस सब के विषय में आगे हम आपको बताएंगे जब पढ़ाएंगे आगे चल करके। तो आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आगे है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से बताएंगे। हर क्वेश्चन तो अच्छा से ही बताना है, तो अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम जो है आपको हो चुका है। अब जो है यहां पर हम आपको होमवर्क सब की बात करते हैं। हाँ, आपको जो है संस्थान के भीतर बिहार दरोगा का 3 बैच चल रहा है, आपका तीसरा बैच है। तीनों बैच का टेस्ट जो है शनिवार को हुआ था, और शनिवार को जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का क्वेश्चन विद डिस्कशन भी जो है आपको हर चीज दिया गया था। तो कितने लोग भाग लिए थे? यहां पर तो सब लोग लगभग भाग लिए थे, जो 10-20 है, समझिए। चलिए ठीक है, बढ़िया है, भाग लीजिए। और ऐसे हम तो बोल दिए थे सबको भाग लेना है, समझ गए। तो उसमें जो डिस्कशन दिया गया है, अब सुन लीजिए, उस डिस्कशन को जो है आपको याद करके आना था। हम आपको क्लास में भी बोल दिए थे, शनिवार को भी बोल दिए थे। टेस्ट जो है उस रोज थोड़ा बहुत अनियमितता के कारण जो हमको गुस्सा आ गया, हम छोड़ दिए, ठीक है। और नियमितता के कारण हम आंसर दिलवा करके छोड़ दिए, लेकिन टेस्ट में और कुछ प्रक्रिया होता। लेकिन जो है आप लोग अनुशासनहीनता दिखाने लगे, जिस वजह से हमको टेस्ट बंद करना पड़ा, टेस्ट मतलब छोड़ देना पड़ा। तो अगर आपको टेस्ट को कंटिन्यू रखना है तो अनुशासन में रह करके जो है टेस्ट देना होगा। देखिए इतना हड़बड़ी है, हम सीधा सा बोल देते हैं। अब विद्यार्थी रूम पर जाकर क्या करेगा? यूट्यूब चलाएगा, समझिए, दोस्त से बतियाएगा, इधर उधर करेगा, लेकिन संस्थान में 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दे सकता है। तो सख्त हिदायत है सबको, अगर आपके पास 2 घंटा है, 2 घंटा संस्थान में दे सकते हैं तो टेस्ट देने के लिए आइएगा, नहीं है 2 घंटा तो टेस्ट देने के लिए नहीं आइएगा, सीधा सा बात है। अगर इधर उधर करते हुए अगले टेस्ट में पाए गए तो एकदम पूरा 30 टेस्ट के लिए जो है रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, आपको हम टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट नहीं देने देंगे, ब्लैक लिस्ट में आपको हम डाल देंगे, समझ गए। ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, कुछ ऐसा चिन्ह दे देंगे ना कार्ड के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, आपको टेस्ट देने ये नहीं देगा। तो इसलिए 2 घंटा आपके पास अगर है तो टेस्ट देने के लिए आइए, जैसे करवाते हैं वैसे कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, समझ गए। ऐसे भी नौकरी करके क्या हमको कमा करके दे दीजिएगा? हमको कमा करके नहीं दीजिएगा, हमको जो 2-4 हजार 5 हजार दिए हैं बस उतना ही, उसके बाद अगर नौकरी होगा तो हमको 1 को पैसा नहीं दीजिएगा कमा करके, समझ गए। चलिए, अब बोले थे हम आपको, ठीक है, बोले थे हम आपको याद करके आने के लिए, पता नहीं कितने लोग याद करके आए हैं, ठीक है, याद करके आए हैं सब लोग।
ऑनलाइन ऑफलाइन, ज्यादातर विद्यार्थी तो ऑनलाइन ही क्लास कर रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है। ऑफलाइन वाले लोग याद है तो जवाब दीजिए। अच्छा, जो लोग हैं उन्हीं से 1 बाय 1 करके पूछते हैं। बाकर कप कौन खेल से संबंधित है? है क्या है? बट गोल्फ से ना, बाकर कप गोल्फ से। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं? न्यूटन के प्रथम। तो मुंह से आवाज कहीं ना आ रहा है? कहां गए थे? जीवन भर यही करते रह जाइएगा, कभी ममेरा भाई, कभी फुफेरा भाई, कभी चचेरा भाई, ठीक है। खड़ा होइए, उधर आगे वाले बैठिए, पीछे वाले खड़ा होइए। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र से 12 व्यक्ति का मनोनयन किया जाएगा। ये कौन देश से लिया गया? बैठ जाइए। टेस्ट में आई थी, कौन कौन लड़की टेस्ट में आई थी जी? हाथ खड़ा कीजिए, तो हाथ खड़ा कीजिए। चलिए खड़ा होइए, खड़ा होइए। खड़ा होइए ना बकलोल भी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ है? कब हुआ है जी? 1900। तो आप लोग क्या इस सब चीज को मजाक बना के रखे हैं? तो करके काहे ना आते हैं? है कौन आएगा ये सब कर करके? चलिए, अगला होमवर्क क्या है सुनिए। अगला होमवर्क शनिवार को जो टेस्ट हुआ था, कब? उसका जो डिस्कशन है, क्या उसको याद करके आना है। क्या करके आना है? पहला होमवर्क ये। दूसरा, घटना चक्र से पहला चैप्टर पाषाण युग या प्रागैतिहासिक काल, जो भी हेडिंग होगा, उसका पूरा क्वेश्चन याद करके आना है। ये 2 होमवर्क है आपका, ठीक है? समझ गए? और फिर जितना पढ़ाए हैं कॉपी में उतना याद करके आना है। अगले क्लास में सब चीज पूछेंगे, बायोलॉजी में जितना पढ़ाएंगे वो भी पूछेंगे। यही सब होमवर्क है। होमवर्क की शुरुआत हो चुकी है। आगे होमवर्क के विषय में अभी टाइम नहीं है। होमवर्क के विषय में अगले क्लास में पहले आएंगे तो होमवर्क के विषय में बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो फिलहाल परसों तक के लिए जो है यही होमवर्क है आप लोगों का, सभी लोगों के लिए। ऑनलाइन लोग भी ईमानदारी से करेंगे होमवर्क सब जो है प्रॉपर वे में। जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा तब बेहतर ढंग से चलेगा, लेकिन फिलहाल यही होमवर्क है आपका। कौन चीज का रिजल्ट? सैटरडे का रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग अनुशासनहीनता करते हैं तो रिजल्ट कौन चीज का आएगा? चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। ऑनलाइन कुछ कह भी रहा है जी? हाँ, क्या नहीं, अभी ऐसे चलेगा, अभी ऐसे चलेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद मंथ बांटेंगे, अभी ऐसे चलेगा। देखेंगे, बृहस्पतिवार को बात करेंगे आप लोग से। आप लोग नहीं रहिएगा तो काहे पढ़ाएंगे? रहिएगा तो अच्छा, देखेंगे देखेंगे, वैसा होगा तो बंद कर देंगे, और क्या। कब है एग्जाम? 23-24 शुक्रवार और शनिवार। हाँ हाँ, कोई नहीं जाएगा देने। निकलिए निकलिए निकलिए, अगला बैच है मेरा। निकलिए निकलिए, जो है बैठे हुए निकलिए। हाय, निकलिए जल्दी, निकलिए।
चलिए धन्यवाद सब लोग का। है ना, अभी कहां सोचे हैं, अभी अगले क्लास में बात करेंगे आप लोग से। है और शनिवार को टेस्ट भी है। अच्छा देख लेंगे, देख लेंगे। जब मैक्सिमम विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए जाइएगा, अगर 50% से ज्यादा लोग एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो क्लास बंद कर देंगे। 50% से कम जाइएगा तो क्लास बंद नहीं करेंगे। ऑनलाइन तो चलिए रहा है, सब बैच में हम पता कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे, हम डिसीजन दे देंगे आपको। ठीक है, ऐसे भी छुट्टी लेने में तो आप लोग को मजे आता है। जल्दी निकलिए, जल्दी निकलिए।